जी जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हमारे पास सोर्सेज हैं। सबसे पहला इसमें जो तज़किरा किया गया है वो ये है कि पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस ये बहुत बड़े रिजर्वायर्स हैं, ज़खायर हैं, फ्रॉम विच मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड, जिनमें से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो हासिल किए। दीज आर फॉसल फ्यूल्स। फॉसल फ्यूल्स, फॉसल से बने हुए। जो बायो वाले दोस्त हैं उन्हें पता है फॉसल्स क्या होते हैं। दे आर रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स buried under the earth crust for long time। और ये आगे बताया हुआ है कि फॉसल फ्यूल्स आर फॉर्म ओवर द ईयर, सालों साल से, फ्रॉम डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, गलते सड़ते पौधों और एनिमल से, बरीड अंडर द अर्थ क्रस्ट जो जमीन के नीचे दफन हो गए। अब सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कोल की। कोल कहां से बना है? फॉर्म्ड फ्रॉम रिमेन्स ऑफ द ट्रीज, वो दरख्त जो जमीन में दफन हो गए, बरीड अंडर द अर्थ क्रस्ट, सम 500 मिलियन ईयर्स अगो। ये बात याद रखने की है, इसका एमसीक्यू बन सकता है कि कितने मिलियन ईयर्स अगो जो है वो पौधे जो है वो दफन हुए, कोयले में तब्दील होते हैं। ड्यू टू बैक्टीरियल chemical reactions on wood, it got converted into peat। ये आहिस्ता आहिस्ता पीट में कन्वर्ट हो गई। Then as a result of high temperature and pressure inside the earth crust, जमीन के नीचे बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी है और क्या है कहना चाहिए प्रेशर भी है, मट्टी का ऊपर दबाव है, तो वो पीट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लिग्नाइट, सब बाइचुमिनस कोल और आखिरकार एंथ्रासाइट में कन्वर्ट हो गया। ये एक मैंने नक्शा खींचा है, ये आपकी किताब से सारा मटेरियल मैंने लिया है। यहाँ जरा इसकी प्रेजेंटेशन जरा बेहतर लगती है। अल्फाज कमोबेश वही हैं, कुछ जगहों पे मैंने आसानी की है, तब्दीली की है। जरा गौर फरमाइएगा। वुड आपको सबसे नीचे नजर आ रहा होगा, ये देखिए ये वुड है जी। और ये डिकेइंग प्लांट्स और ट्रीज से लकड़ी आती है, इसके ऊपर बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो पीट में कन्वर्ट हो जाती है और इसमें 60% तक कार्बन होती है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपकी बुक में नहीं दिया गया हुआ लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे वो लिग्नाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसमें 65 से 70% कार्बन होती है। हाई प्रेशर पे पड़ा पड़ा वो पहले सब बाइचुमिनस और फिर बाइचुमिनस कोल में कन्वर्ट होता है और इसमें मजबूरी तौर पे 70 से 86% तक कार्बन होती है। और अंडर प्रेशर जब वो पड़ा रहता है लकड़ी के पीसेस और वो बाइचुमिनस कोल, और वो आखिरकार कोल या एंथ्रासाइट में कन्वर्ट हो जाता है और उसमें 86 से 92% कार्बन होती है। ठीक है, और ये एंथ्रासाइट है, ये जो सबसे आखिर में, इसी को हम आमतौर पे ये जो कोल हमें नजर आता है उसी को हम एंथ्रासाइट को ही कहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, कोल से हम क्या क्या हासिल करते हैं? बेटा, कोल की जाती है कार्बोनाइजेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ये एक अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछी जाती है। ये बातें ज़रा याद रखा करें और किताब में या ये मटेरियल मैंने कल आपको लिंक दिया था, वहाँ से आप सॉफ्ट फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। आज भी आज का लेक्चर वहाँ पे मौजूद होगा। मैंने एड्रेस कल भी शेयर किया था, आज भी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में वो शेयर कर दूंगा। कार्बोनाइजेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। कहता है कोल बिसाइड्स फ्यूल, ईंधन के अलावा ये बड़ा अच्छा सोर्स है वैल्यूएबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का।
कीमती ऑर्गेनिक कंपाउंड इससे आते। कैसे आते? कहता है व्हेन कोल इज हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर, 500 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, ये जरा समझने वाली चीज है, याद भी रखने वाली चीज है। कोल को क्या किया गया? हीट किया गया कितना? 500 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो बेटा उससे 3 चीजें निकलती हैं, कोक, कोल गैस प्लस कोल तार। ये कोल तार है, ये तारकोल नहीं है। तारकोल उर्दू में वो जो लुक होती है, ये जो सड़कों पे बिछाई जाती है, उसको कहते हैं। ये कोल तार है। कोक क्या है? दिस इज 100% प्योर कार्बन। जो कोल गैस है इसमें बेटा 50% हाइड्रोजन होती है, 35% इसमें मीथेन होती है और 8% तक कार्बन मोनोऑक्साइड और कुछ दूसरी गैसेस होती है। और जो कोल तार है, कोल तार एक वैल्यूएबल ऑर्गेनिक मिक्सचर है, यानी मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, और इससे वो हासिल होते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कोल तार में तकरीबन आप कह लें 75% के करीब बेंजीन होती है, प्लस इसमें टोलुइन होती है, ठीक है, और प्लस कुछ अदर बड़े कीमती कंपाउंड जो है वो इसके अंदर जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है जी, तो ये बात आपने याद रखनी है। कोशिश किया करें बेटे, जब मैं लिख रहा होता हूँ ये आपकी स्क्रीन पे, तो आप भी अपने साथ साथ बुक के ऊपर ही या रजिस्टर के ऊपर, बेहतर तो ये है कि बुक के उसी सेक्शन में कहीं ना कहीं इधर उधर करके लिख लें, क्योंकि जब आपने बाद में स्टडी करनी होती है बेटा, तो आपके पास सिर्फ बुक ही मुयसर होती है, बाज़ दफ़ा वो रजिस्टर नहीं मिल रहे होते जहाँ पे आपने लिखा होता है। ठीक है, और कोशिश करें, आपको शायद मालूम हो बाजार से छोटे छोटे पीसेस के रंगदार स्टिकी नोट्स मिल जाते हैं, वो स्टिकर टाइप कागज होता है, तो वो अपने पास रखा करें। इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन अगर किताब में जगह नहीं है तो वो उस छोटे पेपर पे लिख के तो यहाँ पे आप उसे पेस्ट कर लिया करें। इस तरह आपकी किताब की किताब हो जाएगी और नोट्स के नोट्स हो जाएंगे। जी बेटा, जरा थोड़ी सी रीडिंग इसकी रहती है। कोल तार क्या है? मिक्सचर है किसका? वैल्यूएबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, और वो वैल्यूएबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इससे हासिल होते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और वो उसमें क्या क्या शामिल है? उसमें ये बेंजीन, टोलुइन और कुछ दूसरे कंपाउंड जो है वो मौजूद होते हैं। जी बेटा, आगे पाकिस्तान में कोल के रिजर्वायर्स और एक्सप्लोरेशन, ये एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछी जा सकती है। ठीक है, जहां जहां ये जो मैं हेडिंग लगाता हूँ, ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपने हेडिंग्स लगाने हैं, और ये हेडिंग्स आपको बेटे फैसिलिटेट करेंगे, आपकी मुआवनत करेंगे कि आपको आइडिया होता रहेगा कि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट की है कि पाकिस्तान में 184 बिलियन टन ऑफ कोल रिजर्वायर्स हैं। ये फिगर भी याद कर लें, जिसका एमसीक्यू पूछा जा सकता है। अबाउट 80% ऑफ द सेम, उसी कोयले का 80% वो इस्तेमाल होता है ब्रिक किल्स में फॉर मेकिंग ब्रिक्स। कुर्बान जाऊं हमारी टेक्स्ट बुक वाले के, उसने यहाँ लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है फॉर बेकिंग ब्रिक्स। ठीक है, जो बेकिंग होता है ना वो खाने पीने वाली आइटम्स के लिए इस्तेमाल होता है, ईटरीज के लिए, खाने पीने वाली आइटम्स के लिए। तो यहाँ पे वर्ड मेकिंग होना चाहिए, मैंने उसको मेकिंग ब्रिक्स कर दिया है। ब्रिक किल्स, ये ईंटों वाले भट्टे को हम कहते हैं। ठीक है, आपने शायद इधर आपके इलाके में भी कहीं ना कहीं इर्द गिर्द ईंटों वाला भट्टा होगा, तो जरा किसी दिन टाइम निकाल के वहां चक्कर लगाइएगा, वो सारे के सारे कोल पे चलते हैं। ठीक है जी,
आउट ऑफ क्ले, ये क्ले से, चिकनी मट्टी से बनते हैं। एट सम क्वांटिटी वो डोमेस्टिक पर्पजेस के लिए इस्तेमाल होती है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में और थार के रीजन में, सिंध में कोयला यानी नेचुरल कोल इस्तेमाल होता है फॉर हीटिंग पर्पजेस। एक बात अहम आपको बताता चलूं, हमारे यहाँ जो कोयला मुयस्सर होता है, आपको इल्म होगा बहुत सारे बच्चों को, वो कोयला यहाँ पे मसनूई तौर पे बनाया जाता है। क्या किया जाता है, लकड़ी के पहले लॉग्स यानी पीसेस, उन्हें सुखाया जाता है। सुखाने के बाद क्या किया जाता है, उनको ढेर लगा के तो उसके ऊपर एक मिट्टी का लेप कर देते हैं और वो बिल्कुल एक इस तरह से कैनोपी सी उसकी बन जाती है और ऊपर से वो बिल्कुल डोम शेप में आ जाता है और ऊपर से डोम के बिल्कुल ऊपर से छोटा सा सुराख छोड़ देते हैं और एक छोटा सा सुराख नीचे होता है। तो नीचे वाले सुराख से उसके अंदर आग हल्की सी दहका दी जाती है। तो इस तरह से वो लकड़ी की इनकम्प्लीट कंबस्शन होती रहती है, क्योंकि वहां ऑक्सीजन वाफर मुयसर नहीं होती। तो उस लकड़ी की इनकम्प्लीट कंबस्शन की वजह से वो लकड़ी पूरी जल के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन के नहीं निकलती, उसमें इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है और लकड़ी कोयले में, कोक में आप कह लें कि वो कार्बन में कन्वर्ट हो जाए। कोल इज बीइंग यूज्ड इन कोल बेस्ड पावर प्लांट्स। पाकिस्तान में आपको पता है आजकल बहुत सारे कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं। आपके शेखुपुरा के रीजन में भिक्की पावर प्लांट है, कोल बेस्ड है। इसी तरह साहिवाल में कादराबाद के मुकाम पे एक नया प्लांट लगा पिछले 5 सालों में, ठीक है जी, वो जिससे बिजली आती है। और ये पावर प्लांट सारे के सारे, और एक और वो है सियालकोट के रीजन में नंदीपुर पावर प्लांट। वो नंदीपुर पावर प्लांट पहले गैस पे था, क्योंकि गैस की मुल्क में शॉर्टेज हो गई तो उसको भी कन्वर्ट कर दिया गया हुआ है कोल पावर प्लांट पे। कोल पाकिस्तान में बहुत रिजर्वायर्स हैं। एक आपको बात बताता चलूं, अमेरिका में 70% बिजली कोल से पैदा होती है और हमारे यहाँ रात को टीवी पे वो बकवास करने के लिए आ जाते थे जी इससे बड़ी पोल्यूशन होगी। कोई पोल्यूशन नहीं होती। मैंने खुद ये वाले पावर प्लांट विजिट किए हैं, तो इसमें कंप्लीट कंबस्शन होती है और इनके ऊपर से वो जो बड़ी बड़ी सी चिमनियां बनी हुई होती हैं, आपने अगर भिक्की पावर प्लांट देखा हो तो उनसे जो धुआं निकलता है वो कार्बन वाला, कार्बन ब्लैक वाला नहीं होता, वो बिल्कुल वाइट फ्यूम्स उसमें से निकलते हैं और कंप्लीट कंबस्शन इन न्यू पावर प्लांट्स में इंश्योर की गई। अगर ये पोल्यूशन पैदा करते होते तो ये इंतहाई अहम बात है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया में, इवन इंडिया में 60 से 65% बिजली कोल से पैदा होती है, तो दुनिया में ये कहीं भी ना होते। ठीक है, तो ये कुछ हमारे यहाँ पाकिस्तान के दुश्मन लोग हैं जिनका काम ये है कि रात को आके टीवी पर बकवास करना कि जनाब ये इससे इतनी पोल्यूशन हो जाती है, फना हो जाती है। ये कोई नहीं होती, बिल्कुल झूठ कहते हैं। और अगर ये पिछली गवर्नमेंट ये वाला एक्शन ना लेती, यानी बिजली पैदा ना करती, तो आपको पता ही है आज से 5-6 साल पहले बिजली के क्या हालात हुए हुए थे और कितनी कितनी लोड शेडिंग होती। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आर ऑफरिंग वेरियस इंसेंटिव्स, बहुत सारी मराआत वो दे रहे हैं कि कोयले को इंडस्ट्रियल यूज में लाया जाए। जी बेटा, नेक्स्ट इज नेचुरल गैस, जिसे हम पाकिस्तान में सुई गैस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में इसको सुई गैस इसलिए कहते हैं कि ये गालबन 1952 की बात है। सुई बलूचिस्तान का एक मुकाम है जहाँ से इसके लार्ज रिजर्वायर्स बरामद हुए थे, तो उसी की बुनियाद पे हम इसको पाकिस्तान में सुई गैस कहते हैं। तो ये अच्छा सोर्स है एनर्जी का, जहाँ कोल और पेट्रोलियम जो है वो कम हो। पाकिस्तान में पेट्रोलियम की एक्सप्लोरेशन इतनी कामयाब अभी तक नहीं रही, लेकिन कोल अब आहिस्ता आहिस्ता काफी ज्यादा पाकिस्तान में इसके जखायर मौजूद है। तो जब तक कोल भी नहीं निकला था तो नेचुरल गैस वाज द ओनली सोर्स।
हमारे यहाँ बड़ी पुअर प्लानिंग होती है। नेचुरल गैस की प्लानिंग इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया सारी की सारी। आज से 15 साल पहले ट्रांसपोर्ट इन्होंने नेचुरल गैस पे सीएनजी पे मुंतकिल कर दी। नतीजा क्या हुआ कि पाकिस्तान में मुयस्सर जो गैस के ज़खायर थे वो फिर कम पड़ने लगे। फिर वापस उन्होंने कहा जी अब गाड़ियों में, सिर्फ छोटी गाड़ियों में, और वो भी जो है वो महंगी गैस कर दी, जिसकी वजह से जो है वो इसका इस्तेमाल कम हो गया। तो अब हमें एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, वो इंपोर्ट करनी पड़ती है अपनी मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो बहरहाल नेचुरल गैस जो है ये एक अच्छा सोर्स है एनर्जी का, और इससे भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल होते हैं। इस मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन, इसमें कम टेम्परेचर पे बॉयल करने वाले हाइड्रोकार्बन हैं, लेस देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बॉयल करते हैं। कंसिस्टिंग मोस्टली ऑफ कार्बन ऑफ कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन के एटम्स की तादाद 1 से लेकर 4 तक होती है। और नेचुरल गैस का जो मेजर पोर्शन है वो मीथेन है, तकरीबन 70 से 75% मीथेन होती है। अगली अहम बात, जहां भी जमीन से नेचुरल गैस निकलती है, ये बात याद रखिएगा, वहां पे क्या कहना चाहिए, प्लांट्स लगे होते हैं बिल्कुल, जो डिस्टिलेशन करके इससे मीथेन के अलावा दूसरे कंपोनेंट्स को अलहदा कर देते और उनको फिर अलहदा बेचा जाता है। ये जो एलपीजी आती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये याद रखें ये प्रोपेन और ब्यूटेन, इन दो गैसों पर मुश्तमिल होती है, और ये भी नेचुरल गैस के साथ ही जमीन से निकलती है लेकिन कम होती है। अगली बात आपको बताता चलूं, मीथेन या नेचुरल गैस, जो सुई गैस हमारे घरों में आती है, इसमें 99% के करीब मीथेन होती है, और इसमें 1% इथाइन मिक्स की जाती है। इथाइन क्या है? इथाइन बेटा एक गैस है, जो ये जो आपने कभी देखा है गैस वेल्डिंग करने वाले, डेंटिंग पेंटिंग करने वाले जो लोग हैं वो इस्तेमाल करते हैं, वो फ्लेम सा जला के, तो वो बहुत हीट रखती है, और ये इसलिए मिक्स की जाती है नेचुरल गैस में क्योंकि मीथेन की अपनी कोई बू नहीं है। ठीक है, अगर किसी जगह से लीकेज हो जाए तो वो फिर वो जो इथाइन इसके अंदर मिक्स की गई होती है उसकी बू से हमें पता चल जाता है कि गैस जो है वो लीक हो रही है। तो ये भी ऑर्गेनिक मैटर की, जो जमीन के नीचे दफन हो गए प्लांट्स और एनिमल्स, उनके डिके और डिकम्पोजिशन से बनती है। और इन पाकिस्तान कहते हैं नेचुरल गैस सस्ती है, ये पावर जनरेशन के लिए, सीमेंट के लिए और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए, और इसके अलावा हीटिंग और डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पे जो है वो इस्तेमाल होती है। ठीक है बेटा, आहिस्ता आहिस्ता आपकी क्लास माशाल्लाह बिल्डअप हो रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर।